हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का हम लोग क्लास में टॉपिक है अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, हम लोग का ये थर्ड लेक्चर है। हम लोग पहले में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, और दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, तो चलिए हम लोग का टॉपिक आज न्यू चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। अम्ल, भस्म तथा लवण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश जानने का प्रयास करते हैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग का होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जिससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यदि हम लोग अच्छे से पढ़ ले तो इस टॉपिक से जितने भी सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अम्ल होता क्या है, एसिड क्या होता है। तो अगर अम्ल की बात करें तो वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यानी जिस भी पदार्थ का यानी सब्सटेंस का टेस्ट अगर क्या है, खट्टा है, जैसे नींबू, नींबू क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, यानी आप एक लाइन में समझना कि जिस भी पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है वह एसिड यानी अम्ल जरूर होता है। अब क्या होता है, जब यह अम्ल, ध्यान से समझना, जब यह अम्ल किससे रिएक्शन करते हैं, धातु से। जब यह अम्ल किसी धातु से मिलते हैं तो क्या, तो यह हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। यानी कहने का मतलब है, यहां ध्यान से समझो कि हाइड्रोजन गैस ये क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज करते हैं यानी मुक्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी अम्ल किसी भी धातु से जब अभिक्रिया करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कह सकते हैं एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स, रिलीज हाइड्रोजन गैस, रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, अब हम बात करेंगे कि चलिए ये तो हम लोग का हो गया, इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। इनका ये भी नेचर पता कर लिया हम लोग। एक चीज और बात करते हैं कि जब यह पानी में घुलते हैं यानी जल में घुलते हैं, जब पानी में घुलते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, तो याद रखिएगा H+ आयन यानी हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं H+ आयन। ये जो प्लस माइनस का कंसेप्ट है ना, वो H+ आयन। ठीक है, यह H+ आयन यानी याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। यानी H+ आयन जो होता है वह मुक्त करते हैं जब पानी में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब हम लोग कार्बोनेट की बात करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा यही अम्ल, मैं लिख रहा हूं अम्ल, कार्बोनेट, अम्ल, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस क्या करते हैं, तो मुक्त करते हैं। याद रखना CO2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, यानी जब यही एसिड कार्बोनेट, ठीक है, और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो यह बनाता है यानी गैस यहां से रिलीज करता है क्या, तो CO2 गैस रिलीज करता है। अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड यानी अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। तो आइए हम इसे करते हैं इरेज। आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, हम करते हैं इरेज और आते हैं अपने टॉपिक पे कि ठीक है, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का गुण। तो अम्ल का गुण क्या क्या है उससे हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं कि अम्ल का गुण क्या क्या होता है। तो देखो भैया, अम्ल का गुण की बात करोगे तो अम्ल के गुण के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्सटेंस के पास उसका गुण और अवगुण यानी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जरूर होता है।
हर वो सब्सटेंस, हर वो पदार्थ हैं जिनके पास एक मेरिट और डिमेरिट जरूर होती है। तो हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो स्वाद होता है, स्वाद क्या होता है? तो खट्टा होता है, याद रखना। अम्ल के गुण, स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। दूसरा क्या होगा कि नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। क्या कर देंगे? तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी लिटमस पेपर जो है वह नीला लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ये धातुओं के साथ यानी मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, यहां से लिख सकते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, याद रखना क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, ध्यान से समझना है जरा बेटा इसको ध्यान से। Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे Zn तुम्हारा क्या है? तो धातु है। क्या है? धातु है। और ये जो है तुम्हारा अम्ल है। तो अब देखो ध्यान से, जब Zn को H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराया जा रहा है, Zn हम लोग क्या कह रहे हैं कि धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। तो करता है तो कैसे? साइंस पढ़ रहे हो तो हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों होता है, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी होता है। आओ हम बात करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो कहता है कि जब Zn प्लस H2SO4 को जब रिएक्शन कराएंगे तो भाई Zn तो क्या है? धातु है। जब धातु का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी भी अम्ल के साथ तो क्या होता है? तो हम एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा कि जब भी धातु के साथ अम्ल का रिएक्शन कराओगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो Zn प्लस H2SO4 हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे को बताओ? यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब देखो जो मैंने यहाँ पे एरो का साइन दिया है, यहाँ पे एरो यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यहाँ पे एरो का मतलब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ पे एरो कि हाइड्रोजन गैस, इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यानी जब हम लोग किसी भी धातु को अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से यह पता चलता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनके निकल रही है। आओ हम लोग एक और बात करते हैं, HCl के साथ करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, HCl को यहाँ पे हम एक और रिएक्शन बात की करते हैं। HCl का जब रिएक्शन कराते हैं, HCl का जब रिएक्शन कराते हैं NaCO2 के साथ, NaCO2 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनेगा बताइए? Na2CO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो अभी हम बताए थे ना कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है CO2 गैस। तो आपको हम अभी जस्ट सिखाए हैं कि जब कोई धातु अम्ल के साथ मिलता है तो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है यानी बनाता है। अब हम एक और कंसेप्ट लिखे थे, याद कीजिए और अपनी कॉपी में देखिए इस चीज को कि जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ जब अम्ल मिलता है, रिएक्शन करता है तो CO2 गैस रिलीज करता है। आइए हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, इस रिएक्शन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे HCl जो है हमारा वो क्या है? तो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और ये जो है Na2CO3 यहाँ पे 2 छूट गया है, Na2CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी Na2CO3 जो है जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखिए बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ देखिए क्या बना? तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और CO2 गैस, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। रिएक्शन को समझिए, रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे, ना कि यहाँ पे आपको समझाएंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के ग्रुप से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो वह क्या बनाता है, CO2 गैस। हमको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना, इस वाले सेक्शन पर ध्यान दो, इस वाले सेक्शन पे, कि जब कोई धातु से अम्ल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब कोई धातु से कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स यानी जब कोई अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो वह CO2 गैस बनाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि जैसे नेचर में कहां कहां फाइंड होते हैं एसिड, तो नेचर में हमको फाइंड हो जाएंगे, नींबू मिल जाएगा, सिरका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो नींबू में जो एसिड होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, नींबू में जो एसिड होता है, नींबू यानी लेमन, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक, ठीक है ना। उसमें जो होता है वो होता है साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है नींबू में प्रेजेंट, याद रखना। नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। सिरका जो होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। सिरका में जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है सिरका में, ठीक है। और ये सब जो नेचर में फाइंड होते हैं, दही खाते हो, दही जो खाते हो उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। दही जो तुम खाते हो उसमें होता है लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ये सभी जो अम्ल हैं वो नेचर में फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। और हम लोग खनिज की बात करते हैं, यानी अगर मिनरल्स की बात करें, देखो अगर हम लोग सिंपल से याद रखना, यदि हम लोग अम्ल को बात करते हैं तो अम्ल जो है, एसिड जो है वो दो प्रकार के होता है, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या हो गए और इनऑर्गेनिक में क्या हो गए, इससे हम लोग बात करते हैं। तो जो सिंथेटिकली रूप से यानी जो बनाया जाता है, जो खुद से तैयार किया जाता है, लैब में प्रयोगशाला में जो तैयार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं तुमको इनऑर्गेनिक एसिड यानी इनऑर्गेनिक अम्ल, यानी उसको कह सकते हैं अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। लेकिन कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप में आसानी से पाए जाते हैं, ठीक है। अब आओ हम लोग डिस्कस करते हैं क्षार के बारे में, ठीक है। क्षार क्या होता है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। तो एसिड का कंसेप्ट समझ में आ गया, एसिड का गुण, उसकी प्रॉपर्टी, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या कर सकता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस रिलीज करता है। और जब इसका रिएक्शन करते हैं तो देख लो Zn प्लस H2SO4 का होगा, तो मैं और सारा रिएक्शन लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं अगर एप्पल में मैं तुमसे पूछूं कि एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है, बताओ, तो एप्पल में जो एसिड मिलता है वो मैलिक एसिड होता है। एप्पल, सेब खाते हो तो सेब में जो होता है एसिड वो होता है मैलिक एसिड। कौन होता है, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, ठीक है, याद रखना। एप्पल में जो एसिड होता है उस एसिड का नाम क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो टमाटर हम लोग खाते हैं, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड फाउंड होते हैं। ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर बोर्ड कि कौन से फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। टमाटर में क्या पाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड पाएगा। अगर मैं बात करूं अनरिप मैंगो में क्या पाएगा, तो मैलिक पाएगा। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। फर्मेंटेड मील, ये सभी में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि एसिड जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, यानी अम्ल जो होता है वह कमजोर भी होता है और मजबूत भी होता है। तो इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना था, ठीक है। अब हम लोग एसिड पढ़ ही लिए कि टेस्ट क्या होता है, उसका खट्टा होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, H2 गैस रिलीज करेगा। और एक चीज याद रखना, मैं वही पहले ही लिखा हूं कि इनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। तो इससे यह भी कहा जा सकता है कि एसिड यानी अम्ल पानी में आसानी से घुल सकते हैं। तो इनका एक ये भी गुण होगा कि जो अम्ल होते हैं वो पानी में यानी जल के साथ घुल सकते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये था
अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, मैं कुछ और रिएक्शन देखता हूं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो मैं देखता हूं यहाँ पे और रिएक्शन, इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग नोट कर लेना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम लोग मैग्नीशियम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, मैग्नीशियम को जब रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो भाई मैग्नीशियम जो है मेरा मेटल है, क्या है, मेटल यानी धातु है। मैग्नीशियम क्या है, यह धातु है। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम कराते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl का जब रिएक्शन कराते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, यानी जो मैग्नीशियम, यहाँ देखो मैग्नीशियम क्या है, धातु है, मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और मैग्नीशियम क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में धातु है, और ये क्या है, तो अम्ल, तो तुम पहचान करते हो कि अम्ल है। जब मैग्नीशियम का हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा बताओ, MgCl, क्या बनेगा, MgCl प्लस हाइड्रोजन गैस, MgCl प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, MgCl प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, MgCl2 को तो मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, याद रखना। ये जो बना मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है, क्या बना यह, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है, ये याद रखना कि जब, और देखो लास्ट में क्या निकला, यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा कि यह हमेशा हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज करेगा, ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 एक और रिएक्शन देखते हैं, इसे नोट कर लेना। हम लोग एक और रिएक्शन देखेंगे, नोट हो गया, मिटा दें। हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आओ, रिएक्शन कराते हैं 2HCl का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, यानी वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है H2SO4। तो यहाँ पे हम बात करते हैं CaCO3, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तो तुमको पता है ये कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो CaCl2 क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस, बताओ CaCl2 के साथ क्या बनाएगा, तो वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, वाटर, यानी H2O प्लस यह बनाएगा CO2। अब देखो बेटा यहाँ पे CaCO3 प्लस 2HCl जब हम लोग कंबाइन करके जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैं क्या बोला था कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का जब ग्रुप आता है, यानी जो CO3 जो आता है ना बेटा, CO3 यह जब आएगा लास्ट में, जब CO3 मिल जाएगा ना, तो आंख मूंद के तुम टिक करना कि इसमें क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब तुमको मिलेगा कि मेटल है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे रिलीज करोगे हाइड्रोजन गैस। चलो तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यहां पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, यहां पे बनेगा जल, वाटर, यहां पे क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे CO2 बना तो भाई CO2 रिलीज होगा, यानी मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। चलो
चलिए सेकेंड टॉपिक के बाद में डिस्कस करते हैं क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्षार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि जल में घुलनशील भस्म ही क्षार कहलाते हैं, यानी जो जल में भस्म घुले हुए हैं वही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भस्म और क्षार में क्या डिफरेंस है। भस्म हम लोग यूज करते हैं साल्ट तथा जल बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं डिस्कस करते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे OH आयन का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी जब कोई बेस, ठीक है, यानी जब कोई पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर ये सब करते हैं तो उन्हें हम लोग क्षार कहेंगे यानी बेस कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। यानी किसी भी पदार्थ को जब जल में घुलाओ, यदि वह पदार्थ OH आयन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और OH आयन हमेशा निगेटिव होता है, याद रखना। यदि कोई बेस पानी में घुल सकता है तो उसे विशेष रूप से क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। यदि कोई बेस विशेष रूप से पानी में अगर घुलता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षारक कहते हैं, यानी अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। इस चीज का खास ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं। तो अब इसका गुण पढ़ लेते हैं कि गुण क्या है। क्षार है तो क्षार का गुण क्या होता है, ठीक है। तो गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्षार का गुण क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लेना, मिटाते हैं, और हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे क्षार के गुण। क्या करेंगे, तो क्षार के गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ेंगे। तो इनका स्वाद क्या होगा, तो इनका स्वाद कड़वा, इनका स्वाद जो होता है, स्वाद क्या होगा, तो स्वाद जो होगा वह कड़वा होगा, और छूने पर साबुन जैसा फिसलन महसूस होगा, ठीक है ना। छूने में साबुन जैसा फिसलनदार, कड़वा, और छूने में साबुन जैसे फिसलनदार, यानी जब हम लोग बेस को छूते हैं ना तो साबुन की तरह हमारे हाथों में फिसलन जैसी महसूस होता है, यानी फिसलनदार होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि यह लाल लिटमस को, दूसरा क्या है कि लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, तो लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, तो नीला कर देते हैं। इनका यह गुण है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो याद रखिए अम्ल के साथ मिलकर, इनका एक गुण और है कि अम्ल के साथ मिलकर यह क्या करते हैं, तो यह मिलकर तटस्थीकरण करते हैं। क्या कहते हैं, तटस्थीकरण करते हैं, मिलकर तटस्थीकरण करते हैं। किसके साथ मिलके, तो यह अम्ल के साथ मिलके तटस्थीकरण करते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन। तटस्थीकरण का मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन, याद रखिएगा, यानी न्यूट्रलाइज करते हैं। तटस्थीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं कैसे यह करते हैं, क्या इनका काम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास एक बेस है NaOH, तो इस बेस का जो नाम है वह नाम होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है।
यह बेस है और इस बेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी अम्ल के साथ, मान लीजिए HCl के साथ करा रहे हैं, क्या दिक्कत है, HCl के साथ कराएं, किसी के साथ कराएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। HCl के साथ करा रहे हैं तो क्या कह रहा है कि यह जब कोई बेस, ध्यान समझिए, जब कोई बेस एसिड के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज होके साल्ट बनाता है। देखिए ये रिएक्शन जब होगा तो NaOH जो है यह क्या करेगा, OH को यहां से साइड करेगा, N को भी हटाएगा और यहां से बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। और मैं यही बताया हूं कि जब अम्ल तथा क्षार जब आपस में मिलते हैं तो मिल करके न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें जल तथा लवण का फॉर्मेशन होगा। यानी जो सोडियम क्लोराइड बनेगा बेटा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखना, ये जो सोडियम क्लोराइड बनेगा यह लवण के फॉर्म में बनेगा, साल्ट के फॉर्म में मिलेगा, और यह जो तुम्हारा जल बनेगा ये तुमको तो पता है कि वाटर के फॉर्म में मिलेगा, मिलेगा ना। यही प्रोसेस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है। अब हम एक और रिएक्शन समझने का प्रयास करेंगे कि अगर CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हम पढ़ लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, CaOH2 की बात करते हैं, तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें भी क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो नोट कर लेना, जब CaOH2 को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं यानी तोड़ते हैं इसको, तो यह टूटता है CaO प्लस H2O में टूटता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस का यानी मजबूत जो क्षार होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, उनका मैं एग्जांपल लिखता हूं, तुम सब नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया, चलो स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, इस चीज का खास ध्यान रखना। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हम लिखते हैं आपके सामने, लिखिएगा NaOH और KOH, NaOH और KOH, नाम भी इसका मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं हिंदी नाम, आप लोग लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका हुआ, और KOH का जो नाम होगा वो होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाँ खोलो ना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए है। अब हम बात करेंगे वीक बेस, कमजोर जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या होते हैं, तो NH4OH हम बात करेंगे अब वीक बेस के बारे में, ठीक है। वीक बेस के बारे में बात करते हैं, तो वीक बेस जो होता है वह NH4OH होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं वीक बेस यानी कमजोर क्षार जो होते हैं वह NH4OH होते हैं, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है NH4OH, ये आप लोग का अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और एक और लिख लीजिए MgOH2 जो होता है
आप लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2। ये जो होता है आपका, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेस का आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक चीज खास ध्यान रखिएगा, आप पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। तो NH4OH जो होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, और MgOH2 जो होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोला कि यदि कोई पदार्थ OH आयन रिलीज करता है तो भाई साहब देखो तो मैंने एग्जांपल जो भी दिया है NOH, KOH, NH4OH, MgOH2 सब में OH है कि नहीं है, यानी बेस में OH होता है, एसिड में H होता है, और साल्ट क्या होता है, जब एसिड बेस दोनों कंबाइन होते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है, यानी लवण बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो आप उदाहरण भी पढ़ लिए, रिएक्शन भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में कि लवण क्या होता है। उसके बाद जब हम लोगों का अम्ल भस्म तथा लवण खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग बुक के अंदर से जो भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन वाले पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, मतलब इस लेक्चर में पूरा कवर नहीं होगा, तो कल बाकी भी नहीं रहने वाला है। अगर आज कंप्लीट नहीं होता है पूरा अम्ल भस्म तथा लवण, तो कल बाकी भी लगने वाला नहीं है, ठीक है। और आज खत्म भी नहीं होगा, कल बाकी भी नहीं लगेगा, इसे नोट कर लो। हम लोग पढ़ लेते हैं लवण। हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवण। या आज की क्लास में इतना ही रहने दें। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में तुम लोग के लिए एनफ है, इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में लवण के साथ। लवण पढ़ेंगे और जितने भी सारे पॉइंट्स बच गए हैं कल सारे के सारे पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे 1.5-2 घंटे की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।